मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका बाबा साहब रेडियो पर। यह सिर्फ एक रेडियो नहीं, यह एक आवाज है, बराबरी की, न्याय की और आत्मसम्मान की। हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसे श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सहायक बने जो मानवता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना पर आधारित हो। इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा और समझ हमें अपने महापुरुषों के जीवन से मिलती है। और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे महापुरुष की अमर गाथा की पवित्र यात्रा पर, जिसने न सिर्फ भारत की मिट्टी को बदल दिया, बल्कि उस समाज की आत्मा को भी झकझोर डाला जिसे सदियों से अंधकार और अज्ञान की बेड़ियों में जकड़ा गया था, जिसने ऊंच नीच, छुआछूत और स्त्री शोषण के भवन की नींव को ध्वस्त कर डाला। यह गाथा है महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले की। बाबा साहेब अंबेडकर ने तो इनके बारे में कहा है कि महात्मा बुद्ध तथा कबीर के बाद यह मेरे तीसरे गुरु हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर आम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1946 को अपनी चर्चित रचना शूद्र कौन थे को महात्मा फुले के नाम समर्पित करते हुए लिखा है कि जिन्होंने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी के संबंध में जागृत किया और जिन्होंने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस आधुनिक भारत के महानतम शूद्र महात्मा फुले को सादर समर्पित। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना गुरु मानते हुए कहा है कि यदि इस धरती पर महात्मा फुले जन्म नहीं लेते तो अंबेडकर का भी निर्माण नहीं होता। सोचिए श्रोताओं, वह ज्योतिबा फुले जिनके बिना शायद डॉक्टर अंबेडकर भी वह अंबेडकर न बन पाते जिन्हें हम आज जानते हैं। और पंडित नेहरू ने कहा था, जैसे जैसे भारतीय लोकतंत्र में किसान और मजदूर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे महात्मा फुले का व्यक्तित्व और भी महान होता जाएगा। आज की इस यात्रा में हम उनके जन्म से लेकर शिक्षा आंदोलन, स्त्री उत्थान, शूद्र अतिशूद्रों और किसानों के संघर्ष, सत्यशोधक समाज की स्थापना और उनकी विरासत की उस रोशनी तक पहुंचेंगे जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। इस महान यात्रा को तय करने के लिए हम विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों का गहन अध्ययन करते हैं। मेहनत भले ही ज्यादा हो, लेकिन इससे हम एक श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। आप सुन रहे हैं बाबा साहब रेडियो। तो आइए बढ़ते हैं उस पुण्य भूमि की ओर जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई। अध्याय 1। जन्म, बचपन और शिक्षा। साल था 1827। महाराष्ट्र की पुणे नगरी में 11 अप्रैल के दिन, जब पूरा गांव ज्योतिबा देवता के वार्षिक मेले की चहल पहल में डूबा हुआ था, तभी एक साधारण से माली परिवार में जन्म लिया एक तेजस्वी बालक ने। इस बच्चे का नाम रखा गया ज्योतिराव और आगे चलकर यही बालक बना महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले। श्रोताओं, उस दौर में माली जाति को समाज के ऊपरी तबकों ने हमेशा हाशिए पर धकेल कर रखा था। उत्तर भारत में इन्हें सैनी कहा जाता है, लेकिन यही जाति खेतों में पसीना बहाकर फूलों की खुशबू से दुनिया सजाती थी। ज्योतिराव का जीवन भी शुरुआत से ही संघर्षों से भरा रहा। उनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया, मगर किस्मत ने उन्हें एक ऐसी मां दी जो खून से नहीं, लेकिन अपनापन और संस्कारों से उनकी मां बनी। वह थीं सगुणाबाई क्षीरसागर। सगुणाबाई क्षीरसागर का नाम भारतीय समाज सुधार के इतिहास में अधिक चर्चित नहीं है, लेकिन उनका योगदान असीम है। उनके त्याग, संघर्ष और मातृस्नेह ने न सिर्फ ज्योतिराव फूले को पाला, बल्कि अनुशासन और त्याग का वह संस्कार दिया जिसने आगे चलकर इस बालक को आधुनिक भारत का क्रांति सूर्य बना दिया। लेकिन श्रोताओं, सोचिए, एक बच्चा जिसकी मां बचपन में ही दुनिया छोड़ देती है, जातिगत भेदभाव की जंजीरों से घिरा हुआ परिवार। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि यही बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में दुनिया को नई दिशा देगा? शिक्षा का सफर। अब आते हैं ज्योतिबा की पढ़ाई पर। उनके पिता ने खेतीबाड़ी और माली का काम सिखाने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिबा का मन बचपन से ही किताबों और ज्ञान में रमता था। उस दौर में शूद्र जातियों को पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी, लेकिन पुणे के कुछ अंग्रेज अधिकारियों और प्रगतिशील लोगों ने निचली जातियों के बच्चों को शिक्षा देने के छोटे प्रयास शुरू किए थे। ज्योतिराव को भी एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला। यह अवसर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वहीं उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सीखी और पश्चिमी चिंतकों की रचनाओं से परिचय पाया। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन और अमेरिकी क्रांति की कहानियां उन्होंने उसी दौर में पढ़ीं। इन्हीं से उन्हें समझ आया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई केवल तलवार से नहीं, बल्कि शिक्षा और विचार से भी लड़ी जाती है।
वो सोचते रहते कि अगर भगवान के सामने सब समान हैं तो इंसानों ने यह ऊंच नीच की दीवार क्यों खड़ी की। आर्य ब्राह्मणों ने वेदों और मनुस्मृति को निचली जातियों से अछूता क्यों बना रखा है। ऐसे सवाल तीर बनकर उनके मन में चुभने लगे। जवाब पाने के लिए उन्होंने खुद को झोंक दिया ज्ञान की आग में। उन्होंने बुद्ध का दर्शन पढ़ा, रामानुचार्य की विचारधारा को अपनाने का प्रयास किया, रामानंद की शिक्षाओं को आत्मसात किया। गुरु नानक, संत कबीर, संत दादू, हर महान संत की वाणी में उन्होंने मुक्ति की राह देखी। संत तुकाराम की गाथा, ज्ञानेश्वरी, भगवत, धर्म कथाएं, उन सबको उन्होंने पढ़ लिया। पर वो नहीं रुके। गीता, उपनिषद, पुराण, इन सब का भी एक एक पन्ना पलट डाला। शिवाजी महाराज की वीर गाथा से लेकर जॉर्ज वॉशिंगटन तक उन्होंने हर जीवन गाथा को अपने विचारों का एक हिस्सा बना लिया। प्रोफेसर विल्सन जॉन्स जैसे विद्वानों की हिंदू धर्म पर लिखी गई किताबें उन्होंने पढ़ डालीं। इस ज्ञान मंथन ने तो उनके भीतर चिंतन का एक तूफान झकझोर के खड़ा कर दिया, और यही चिंतन उनके भीतर क्रांति की पहली चिंगारी बन गया। अध्याय 2, जातिगत अपमान और सामाजिक चेतना का जागरण। मेरे प्रिय श्रोताओं, महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने उनके विचारों को दिशा दी। लेकिन एक घटना ने उनके आत्मसम्मान को इस कदर झकझोर दिया कि वह उनके जीवन का मोड़ बन गई। बारात का अपमान। साल था 1848। ज्योतिबा युवा हो चुके थे। एक ब्राह्मण मित्र ने उन्हें अपने विवाह में आमंत्रित किया। मित्र ने स्नेह से बुलाया तो ज्योतिबा भी पूरी श्रद्धा और आदर के साथ विवाह में पहुंचे। बारात निकली। दूल्हे के साथ मित्रजन आगे आगे चल रहे थे। ज्योतिबा भी अपने दोस्त के सम्मान में उसके साथ हो लिए। लेकिन तभी बारातियों की नजर उन पर पड़ी। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, ये शूद्र जाति का लड़का दूल्हे के साथ कैसे चल सकता है। क्षण भर में माहौल बदल गया। कुछ ब्राह्मण रिश्तेदारों ने ज्योतिबा को घेर लिया। ताने, अपमान और गालियां, और अंततः उन्हें बारात से बाहर कर दिया गया। ज्योतिबा का दिल छलनी हो गया। जिस मित्र के लिए वे वहां गए थे वहीं भी चुप रहा। आहत मन लिए वे विवाह स्थल से लौट आए। पीड़ा से उठे प्रश्न। श्रोताओं, उस रात ज्योतिबा सो न सके। दिल में लगातार यही प्रश्न गूंजता रहा, क्या सिर्फ इसलिए मेरा अपमान हुआ कि मैं माली जाति में जन्मा? क्या इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, जाति से तय होगी? ये प्रश्न उनकी आत्मा को भीतर तक कचोटने लगे। धीरे धीरे यह पीड़ा विचारों का रूप लेने लगी। अब वे समाज को एक अलग दृष्टि से देखने लगे। अछूतों की दशा। कुछ समय बाद एक दिन वे घर लौट रहे थे। सड़क किनारे उनकी नजर कुछ अतिशूद्रों पर पड़ी। उनके गले में मिट्टी की हांडी लटकी थी ताकि थूक जमीन पर न गिरे। कमर से झाड़ू बंधी थी ताकि उनके पदचिह्न भी मिट जाए। ज्योतिबा स्तब्ध रह गए। उनके मन में विचार उठा, मुझे तो सिर्फ बारात से अपमान करके निकाल दिया गया था और मैं इतना दुखी हो गया। लेकिन ये लोग तो जन्म भर हर पल अपमान झेलते हैं, फिर भी इनके भीतर प्रतिरोध क्यों नहीं है? और तब उन्हें एहसास हुआ, मैं इसलिए विचलित हुआ क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये लोग अशिक्षित हैं, इसलिए अपनी दुर्दशा को नियति मान बैठे हैं। शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग। यही क्षण उनके लिए निर्णायक बना। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का दीपक जलाना होगा, क्योंकि शिक्षा ही आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का असली मार्ग है। यहीं से महात्मा फुले के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें उनके संघर्ष, उनकी पत्नी सावित्रीबाई की भागीदारी और शिक्षा आंदोलन की गूंज पूरे भारत में फैलने वाली थी। अध्याय 3, विवाह और शिक्षा आंदोलन की शुरुआत। मेरे प्रिय श्रोताओं, ज्योतिबा अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। साल 1840। परिवार ने उनका विवाह तय किया। दुल्हन थीं एक सरल, भोली भाली लेकिन तेजस्वी लड़की, सावित्रीबाई। उम्र मात्र 9 वर्ष थी और दूल्हे ज्योतिबा की भी मुश्किल से 13। उस दौर में बाल विवाह आम था, लेकिन शायद किसी ने सोचा भी ना होगा कि यह विवाह सिर्फ 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि एक ऐसी जोड़ी का जन्म है जो आने वाले समय में पूरे समाज की तकदीर बदल देगी। पत्नी को शिक्षित करने का संकल्प। शादी के बाद सावित्रीबाई गृहस्थी के कामकाज में जुट गईं, लेकिन ज्योतिबा ने जल्दी ही समझ लिया कि उनकी पत्नी में सीखने की ललक है। वे स्वयं पढ़ लिख रहे थे और अक्सर किताबों में डूबे रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर समाज की औरतों को आगे बढ़ाना है तो क्यों ना सबसे पहले अपनी पत्नी को ही शिक्षित करूं। यही सोचकर उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सावित्रीबाई अक्षरों को पहचानने लगीं, वाक्य पढ़ने लगीं और फिर किताबों में डूब गईं।
ज्योतिबा के धैर्य और सावित्रीबाई की मेहनत ने मिलकर चमत्कार किया। सावित्रीबाई, भारत की पहली शिक्षिका। श्रोताओं, यह वही क्षण था जिसने सावित्रीबाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका बना दिया। जहां औरतों को पर्दे और अज्ञान के अंधकार में कैद कर दिया गया था, वहीं सावित्रीबाई ने शिक्षा का पहला पाठ पढ़कर समाज में क्रांति की नींव रख दी। पहला स्कूल और विरोध। साल 1848। पुणे के बिदेश्वर दरवाजे के पास एक छोटे से मकान में लड़कियों का पहला स्कूल खोला गया। सावित्रीबाई वहां अध्यापिका बनी, लेकिन समाज को यह मंजूर न था। रूढ़िवादी लोग कहते, औरतें पढ़ेंगी तो घर बिगड़ जाएगा। माली की औरत दूसरों को पढ़ाएगी। लोग सावित्रीबाई पर गालियां कसते, रास्ते में गोबर और पत्थर फेंकते, पर सावित्रीबाई हार मानने वालों में से न थीं। वह एक अतिरिक्त साड़ी साथ रखती, जिसे विद्यालय पहुंचकर पहन लेती। चांद पर बने हालात। प्रिय श्रोताओं, जब विरोध से भी काम न चला तो कुछ लोगों ने तो यहां तक ठान लिया कि इस आंदोलन को रोकने के लिए फुले दंपत्ति को खत्म करना होगा। फुले दंपत्ति दिन का काम पूरा करने के बाद आधी रात को आराम कर रहे थे। अचानक नींद टूटने पर मंद रोशनी में दो लोगों की छाया दिखी। ज्योतिबा फुले ने जोर से पूछा कि तुम लोग कौन हो? उत्तर आया, हम तुम्हें मारने आए हैं। यह सुनकर महात्मा फुले ने उनसे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है कि तुम मुझे मार रहे हो? उन दोनों ने उत्तर दिया, तुमने हमारा कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन हमें तुम्हें मारने को भेजा गया है। महात्मा फुले ने उनसे कहा, मुझे मारने से क्या फायदा होगा? अगर हम तुम्हें मार देंगे तो हमें धन मिलेगा। उन्होंने कहा। यह सुनकर महात्मा फुले ने कहा, अरे वाह, मेरी मृत्यु से आपको लाभ होने वाला है, इसीलिए मेरा सिर काट लो। यह मेरा सौभाग्य है कि जिन गरीब लोगों की मैं सेवा कर खुद को भाग्यशाली और धन्य मानता था, वे मेरे गले में चाकू चलाएं। चलो, मेरी जान सिर्फ दलितों के लिए है और मेरी मौत गरीबों के हित में है। उनकी बातें सुनकर हत्या करने आए दोनों को होश आया और उन्होंने महात्मा फुले से माफी मांगी और कहा, अब हम उन लोगों को मार डालेंगे जिन्हें आपको मारने के लिए भेजा था। इस पर महात्मा फुले ने उन्हें समझाया और यह सीख दी कि बदला नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद दोनों महात्मा फुले के सहयोगी बन गए। उनमें से एक का नाम रोड़े और दूसरे का नाम था ढोंडीराम नामदेव। यह पूरा घटनाक्रम धनंजय कीर द्वारा लिखित महात्मा फुले की बायोग्राफी में दर्ज है। इस कहानी को पढ़ने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि 4 या 5 वाक्य बोलने से किसी का जीवन पर आया संकट कैसे दूर जा सकता है। लेकिन फुले की पूरी जीवनी पढ़कर पता चलता है कि ये 4-5 वाक्य उनके पूरे जीवन का सार हैं। उन्होंने न केवल उन वाक्यों को बोला, बल्कि जीवन भर उन्हीं शब्दों को जिया है। महात्मा फुले ने न केवल शोषितों के लिए अपना जीवन लगा दिया, बल्कि उनके विचार आज भी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा का दीपक। प्रिय श्रोताओं, यही था फुले दंपति का संघर्ष। गोबर, गालियां, अपमान, यहां तक कि मौत का खतरा भी, कुछ भी उन्हें रोक न सका। धीरे धीरे बच्चियों की संख्या बढ़ी, नए नए स्कूल खुले। अब सिर्फ लड़कियां ही नहीं, बल्कि महार और मांग जातियों के बच्चे भी पढ़ने आने लगे। महात्मा फुले का विश्वास था, अशिक्षा सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक शिक्षा नहीं होगी, तब तक आत्मसम्मान और स्वतंत्रता भी नहीं होगी। श्रोताओं, इस तरह विवाह से शुरू हुई साझेदारी आगे चलकर समाज सुधार की सबसे बड़ी क्रांति में बदल गई। ज्योतिबा और सावित्रीबाई, यह जोड़ी शिक्षा के उस आंदोलन की नींव बनी जिसने पूरे भारत को रोशनी दी। आप सुन रहे हैं बाबा साहब रेडियो। अब हम बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर। यह अध्याय महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के उन सामाजिक सुधारों पर केंद्रित है जिन्होंने भारतीय समाज की जड़ें हिला दीं, विशेषकर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष। अध्याय 4, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सामाजिक सुधार। मेरे प्रिय श्रोताओं, महात्मा फुले का मानना था, अगर समाज को बदलना है तो औरत को बदलो, क्योंकि औरत बदलती है तो परिवार बदलता है, और परिवार बदलता है तो पूरा समाज बदल जाता है। यही सोचकर उन्होंने स्त्री शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाया। विधवाओं की दुर्दशा। श्रोताओं, उस दौर में स्त्रियों की हालत बेहद दयनीय थी। कम उम्र में विवाह कर दिया जाता और पति की मृत्यु के बाद पूरी जिंदगी विधवा बनकर बितानी पड़ती। ना शिक्षा, ना अधिकार, ना सम्मान, बस ताने और समाज की घृणा। इतना ही नहीं, यदि कोई विधवा गर्भवती हो जाती तो समाज उसे पापिनी मानकर या तो मार देता या बच्चे को मारने पर मजबूर करता। महात्मा फुले ने यह सब अपनी आंखों से देखा और उनका दिल कांप उठा। उन्होंने ठान लिया कि इस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही होगा।
विधवा विवाह का समर्थन। उन्होंने खुलेआम विधवा विवाह का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जिस स्त्री का पति मर गया, क्या उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई? क्या उसे दोबारा खुश रहने, जीने और परिवार बसाने का हक नहीं है? फुले ने समाज में यह विचार फैलाया कि विधवा विवाह कोई अपराध नहीं, बल्कि इंसान का स्वाभाविक अधिकार है। इस पर उन्हें कट्टरपंथियों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। बालहत्या प्रतिबंधक गृह और अनाथालय। फुले दंपति ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि ठोस कदम भी उठाए। पुणे में उन्होंने बालहत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया, जहां अवांछित या अनाथ बच्चों को पाला जाता था। यह वह जगह थी जहां विधवाएं अपने गर्भस्थ बच्चों को सुरक्षित रख सकती थीं। यही नहीं, सावित्रीबाई ने वहां बच्चों की देखभाल खुद की। इतिहास गवाह है कि एक शिशु को फुले दंपति ने गोद भी लिया और उसे पाला। स्त्री शिक्षा का विस्तार। सावित्रीबाई के नेतृत्व में लड़कियों के स्कूलों की संख्या बढ़ती चली गई। कुछ ही वर्षों में उन्होंने और ज्योतिबा ने मिलकर लड़कियों के 18 स्कूल खोले। श्रोताओं, सोचिए, उस दौर में यह कितनी बड़ी क्रांति थी। महात्मा फुले के शब्द थे, औरत को पढ़ाना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि पढ़ी लिखी मां ही आने वाली पीढ़ी को सही मार्ग दिखा सकती है। समाज की प्रतिक्रिया। निश्चित ही इन सुधारों ने समाज की नींव हिला दी। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने उन्हें धर्मद्रोही कहा। कई रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया। यहां तक कि खुद ज्योतिबा के पिता भी समाज के दबाव में आकर कुछ समय तक उनके खिलाफ हो गए। लेकिन महात्मा फुले ने कहा, सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। अगर अपमान, गालियां और ताने नहीं मिलते, तो समझ लेना कि तुमने अभी सच्चाई को छुआ ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और अनाथ बच्चों की देखभाल जैसे कदमों से समाज को बदलने की ठोस नींव रखी। अब हम पहुंचते हैं 5वें अध्याय पर, जहां महात्मा फुले का संघर्ष और भी व्यापक हो जाता है। अब उनकी लड़ाई सिर्फ स्त्रियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शूद्रों, अतिशूद्रों और किसानों के जीवन से जुड़ जाती है। आप बन रहे बाबा साहब रेडियो पर अध्याय 5, शूद्र, अतिशूद्र और किसानों के लिए संघर्ष। मेरे प्रिय श्रोताओं, महात्मा ज्योतिबा फुले की दृष्टि बहुत दूर तक जाती थी। वे समझ चुके थे कि समाज का सबसे बड़ा दुख केवल स्त्रियों का नहीं, बल्कि उन करोड़ों किसानों और वंचित जातियों का है जिन्हें सदियों से गुलामी की जंजीरों में बांध दिया गया था। शूद्र और अतिशूद्र की दशा। शूद्र और अतिशूद्र समाज की हालत दयनीय थी। न शिक्षा, न संपत्ति, न सम्मान। ऊंची जातियों के सामने वे बोल तक नहीं सकते थे। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं, कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं, यहां तक कि सड़क पर भी वे नजर झुकाकर चलते। महात्मा फुले ने साफ कहा, जब तक शूद्र और अतिशूद्र अपने हक को पहचानकर उठ खड़े नहीं होंगे, तब तक इस देश में बराबरी संभव नहीं। उन्होंने अपने घर का निजी कुआं सबके लिए खोल दिया, ताकि कोई भी जाति का व्यक्ति पानी ले सके। यह उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बगावत थी। उनका मानना था, पानी, शिक्षा और रोटी यह सबके लिए समान होना चाहिए। किसानों की पीड़ा। श्रोताओं, महात्मा फुले खुद किसान परिवार से थे। वे जानते थे कि किसान कैसे दिन रात पसीना बहाकर भी कर्ज और भूखमरी में जीता है। ब्राह्मण पुजारियों और जमींदारों की मिलीभगत ने किसान को दोहरी गुलामी दी थी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का कर, दूसरी ओर ब्राह्मणों के धार्मिक कर और कर्मकांड। इस पीड़ा को देखकर उन्होंने लिखा, किसान का कोड़ा। इस रचना में उन्होंने किसानों की दयनीय दशा और शोषण की सच्चाई उजागर की। संघर्ष और संगठन। महात्मा फुले ने बार बार कहा, किसान देश की रीढ़ है। अगर किसान उठ खड़ा होगा तो यह समाज खुद बदल जाएगा। उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों को संगठित करना शुरू किया। सामाजिक और आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रिय श्रोताओं, इन विचारों ने समाज की जड़ों को हिला दिया। जिन्हें अब तक दबाया जाता था, वे धीरे धीरे आत्मसम्मान से भरने लगे। लेकिन कट्टरपंथी वर्ग इससे डर गया। उन्होंने फुले पर हमले करवाए, गालियां दी, ताने कसे। फिर भी ज्योतिबा डटे रहे। उनका कहना था, अगर अन्याय को देखकर भी मैं चुप रहूं तो मेरा जन्म व्यर्थ है। किसानों और वंचितों की आवाज। महात्मा फुले ने यह बात गहराई से समझ ली थी कि समाज में बराबरी तब तक संभव नहीं जब तक किसान और मजदूर आगे नहीं बढ़ेंगे। उनकी दृष्टि थी, धरती पर बोने वाला किसान ही असली राजा है और खेतों में काम करने वाला मजदूर ही देश का निर्माता है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह महात्मा फुले ने शूद्रों, अतिशूद्रों और किसानों की पीड़ा को अपनी आवाज बनाया।
उनकी कलम और उनके संघर्ष ने समाज में नई चेतना जगाई। अब हम आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के सबसे ऐतिहासिक पड़ाव पर, सत्यशोधक समाज की स्थापना। यही वह आंदोलन था जिसने भारतीय समाज में बराबरी और न्याय की नींव रखी। अध्याय 6, सत्यशोधक समाज की स्थापना और आंदोलन। मेरे प्रिय श्रोताओं, साल था 1873। महात्मा फुले अब तक शिक्षा, स्त्री उत्थान और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए समाज में एक नई चेतना फैला चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि व्यक्तिगत प्रयास काफी नहीं है। अब जरूरत थी संगठन की, एक ऐसे आंदोलन की जो शोषित और वंचितों को संगठित कर सके। सत्यशोधक समाज की स्थापना। इसी सोच के साथ उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, मतलब सत्य की खोज करने वालों का समाज। इस समाज का उद्देश्य था जाति व्यवस्था को तोड़ना, ब्राह्मणों के पाखंड और धार्मिक शोषण का विरोध करना, शूद्रों, अतिशूद्रों और किसानों को संगठित करना और शिक्षा के माध्यम से बराबरी की राह दिखाना। महात्मा फुले ने साफ कहा, हमारे लिए अंग्रेजों से आजादी से भी पहले जरूरी है सामाजिक लोकतंत्र। जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक असली स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। बिना ब्राह्मण पुरोहित विवाह। सत्यशोधक समाज ने रूढ़िवाद पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने समाज से कहा, क्यों तुम्हारे विवाह ब्राह्मण पुजारियों के बिना नहीं हो सकते? क्या ईश्वर ने केवल ब्राह्मणों को ही आशीर्वाद देने का अधिकार दिया है? सत्यशोधक समाज ने बिना ब्राह्मण पुरोहित के विवाह कराना शुरू किया। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने ऊंच नीच की जड़ों को हिला दिया। समाज में फैलता आंदोलन धीरे धीरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी। दलित, किसान, मजदूर और स्त्रियां सब इसमें शामिल होने लगे। यह संगठन उनके लिए आशा का दीपक था। प्रिय श्रोताओं, सत्यशोधक समाज ने भारत की जातिगत राजनीति और सामाजिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस संगठन ने बराबरी और न्याय की नींव रखी, जिस पर आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे महानायकों ने नई इमारत खड़ी की। अब हम आते हैं 7वें अध्याय पर, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की कलम और विचारधारा सामने आती है। उनके लेखन ने शोषितों की आवाज को शब्द दिए और समाज की जड़ों को हिला दिया। अध्याय 7, लेखन, विचारधारा और संघर्ष। मेरे प्रिय श्रोताओं, महात्मा ज्योतिबा फुले सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक प्रखर लेखक और चिंतक भी थे। उनकी कलम ने वह सच लिखा जिसे समाज छिपाना चाहता था। गुलामगिरी, शोषण पर करारा प्रहार। साल था 1873। महात्मा फुले ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखी। यह पुस्तक शूद्रों और अतिशूद्रों पर होने वाले अत्याचार का जीवंत दस्तावेज थी। उन्होंने इसमें ब्राह्मणवाद की जड़ें उखाड़ फेंकी और कहा, जो धर्म इंसान को गुलाम बनाता है वह धर्म नहीं, पाखंड है। इस किताब की भूमिका उन्होंने अमेरिका के दास प्रथा विरोधी आंदोलन को समर्पित की। उन्होंने कहा, अमेरिका के अश्वेत अगर गुलामी की जंजीरें तोड़ सकते हैं तो भारत के शूद्र और अतिशूद्र भी उठ खड़े हो सकते हैं। अन्य रचनाएं। महात्मा फुले ने कई अन्य पुस्तकों और नाटकों के माध्यम से भी समाज को आईना दिखाया। तृतीय रत्न, एक नाटक जिसमें पुरोहितों के पाखंड और स्त्रियों की दशा को उजागर किया गया। किसान का कोड़ा, जिसमें किसानों की पीड़ा और शोषण को सामने रखा गया। अछूतों की कैफियत, जिसमें दलित समाज की व्यथा और संघर्ष दर्ज किया गया। छत्रपति शिवाजी, जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज को शूद्रों और किसानों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी लेखनी तलवार से भी ज्यादा धारदार थी। धार्मिक ग्रंथों पर सवाल। महात्मा फुले ने वेद, पुराण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, अगर भगवान सबका है तो फिर वेद और पुराण सिर्फ एक जाति की जागीर क्यों? क्यों शूद्र और स्त्रियों को इन ग्रंथों से दूर रखा गया? उनके सवाल सीधे ब्राह्मणवाद की नींव पर चोट करते थे। विचारधारा की जड़ें। महात्मा फुले ने सिर्फ भारतीय संतों से ही नहीं बल्कि पश्चिमी चिंतकों से भी प्रेरणा ली। उन्होंने बुद्ध, कबीर, गुरु नानक, बसवेश्वर की वाणी पढ़ी। साथ ही थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन और अमेरिकी क्रांति से भी सीखा। उनकी सोच थी, दुनिया का कोई भी विचार या आंदोलन जो बराबरी और न्याय सिखाता है वह हमारा है। प्रिय श्रोताओं, महात्मा फुले का लेखन सिर्फ शब्द नहीं था, वह आग थी, वह चेतना थी जिसने समाज की चुप्पी को तोड़ा और शूद्रों, अतिशूद्रों और किसानों को बोलना सिखाया। अब हम पहुंचते हैं 8वें अध्याय पर, महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन के अंतिम वर्ष, उनके सम्मान और उनकी विरासत पर। अध्याय 8,
जीवन के अंतिम वर्ष, सम्मान और विरासत। मेरे प्रिय श्रोताओं, महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन त्याग और संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने समाज के हर उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी जिसे सदियों से दबाकर रखा गया था, लेकिन संघर्षों के बीच भी उनके विचार और कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहे। ब्रिटिश सरकार का सम्मान 1883 में, जब महात्मा फुले उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्त्री शिक्षण का आद्य जनक, फादर ऑफ फीमेल एजुकेशन की उपाधि दी। यह उपाधि उनके और सावित्रीबाई के अथक प्रयासों का परिणाम थी। अंतिम समय, साल 1888 में, महात्मा फुले बीमार रहने लगे। लंबे संघर्ष और निरंतर श्रम ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। वे अंतिम दिनों तक शूद्र अतिशूद्रों की मुक्ति, स्त्री उत्थान और किसान के अधिकारों की बातें करते रहे। 28 नवंबर 1890 को यह महान आत्मा पुणे की धरती पर हमेशा के लिए सो गई। लेकिन श्रोताओं, क्या महात्मा मरते हैं? नहीं। उनका शरीर भले ही मिट्टी में समा जाए, लेकिन उनके विचार अमर हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज भी जब हम समानता की बात करते हैं, जब हम शिक्षा को सबका अधिकार मानते हैं, जब हम स्त्री पुरुष, ऊंच नीच और जाति पांति से परे एक समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें महात्मा फुले की याद आती है। यदि आपको यह प्रेरक ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यही आपका समर्थन होगा इस कारवां को आगे बढ़ाने का। हमें अपने कर्तव्य का एहसास है, जिसके कारण ही हम काफी गहन अध्ययन और परिश्रम करते हुए अपने महापुरुषों की जीवन गाथाएं आपके सामने ला पाते हैं। हम और आप मिलकर ही बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा सकेंगे, एक श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं, तो मिलते हैं अगली बार बाबा साहब रेडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय फूले, जय भीम, नमो बुद्धाय।